दोस्तों, क्या मोदी और शाह देश की राजनीति में फिर कोई बड़ा खेल करने जा रहे हैं? मतलब कोई ऐसा खेल जिससे मोदी जी की कुर्सी थोड़ी और मजबूत हो। अब पिछले 12 साल से खेल तो कुर्सी का ही चल रहा है। इस खबर पे आऊंगा, लेकिन पहले ब्रेकिंग न्यूज़ सुन ली। एक बड़ी खबर सुनिए, और बड़ी खबर ये है, हो सकता है आपको चौंका दे, कि जो कल तक किंग मेकर थे, कल तक जिनकी बैसाखियों पर मोदी चलते थे, वो जो नायडू बाबू हैं, चंद्रबाबू नायडू, ऐसा कहा जा रहा है कि फ़ोन करते हैं तो मोदी जी फ़ोन नहीं उठाते। जल्दी टाइम नहीं मिलता नायडू को मोदी से मिलने का। अब आप कह सकते हैं कि नायडू बाबू का हाल जो है इस वक्त घर की मुर्गी जैसा है, और शायद इसीलिए आज नायडू बाबू रामदेव के साथ योगा कर रहे थे। वो नायडू बाबू जो किसी को लिफ्ट नहीं देते थे, रामदेव के साथ योगा के तरह तरह के आसन कर रहे हैं, कठपुतली बने हुए। अब दोस्तों, सच्चाई यह है कि बिना मतलब के नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह एक कदम आगे नहीं बढ़ाते, बिना मतलब के कोई काम ही नहीं करते। और शायद इसीलिए नायडू बाबू की जगह अब फोकस मिस्टर मोदी का इन साहब पर, मिस्टर स्टैलिन, वो स्टैलिन जो कांग्रेस से रूठ कर अलग हो गए, इंडिया लाइन से बाहर हो गए। आज की तारीख में ना वो एनडीए में है, ना इंडिया में, अलग बैठे हैं। लेकिन जो सांसद हैं वो थोक के भाव हैं, नायडू से ज़्यादा सांसद हैं। और इसीलिए दाना डाल रहे हैं, मोदी जी दाना डाल रहे हैं, अमित शाह दाना डाल रहे हैं। आप ये भी कह सकते हैं डोरे डाले जा रहे हैं मिस्टर स्टैलिन पर। अब दोस्तों, ये जो पॉलिटिकल रोमांस चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि मिस्टर स्टैलिन जो है वो एनडीए में आ रहे हैं। हालांकि उनके जो पिता थे करुणानिधि, वो एनडीए में थे, वाजपेयी जी के साथ थे, अडवाणी जी के साथ थे। स्टैलिन एनडीए में नहीं आ रहे, फिलहाल नहीं आ रहे। लेकिन कुछ मुद्दों पे जिसकी बातें पर्दे के पीछे हो रही हैं, कुछ मुद्दों पर मोदी का साथ दे सकते हैं संसद में। मैंने कहा ना, 22 सांसद हैं, 16 सांसद नायडू के पास है, 6 ज़्यादा स्टैलिन के पास, और जिसके पास ज़्यादा संख्या मोदी जी, उसी के आगे झुकते हैं। अब देश के बड़े अखबार द इंडियन एक्सप्रेस की इस हेडलाइन पे दोस्तों गौर करिए, बीजेपी स्पॉट्स एन ओपनिंग, फ्लेक्सिबल डीएमके वीकर अपोजिशन। अब इसका मतलब यह है कि बीजेपी को एक नया मौका मिल गया है, जब से डीएमके, दक्षिण भारत की बड़ी पार्टी, अलग हो गई है कांग्रेस से, इंडिया लाइन से। अब इसी इंडियन एक्सप्रेस की एक और खबर दोस्तों देखें। इस खबर में कहा गया है कि मोदी जी फिलहाल डीलिमिटेशन बिल, यानी जो सीटें बढ़ाने की बात हो रही थी, उस पर अब फोकस नहीं कर रहे। फिलहाल फोकस वन नेशन वन इलेक्शन, यानी सारे देश का चुनाव एक साथ हो, खेला हो तो एक साथ हो, सेटिंग हो तो एक साथ हो, इस पर फोकस कर रहे हैं। और इसके लिए इंडियन एक्सप्रेस लिखता है, मैं पढ़ने जा रहा हूं, द बीजेपी इज लर्न टू हैव रीच्ड आउट टू द डीएमके। बीजेपी डीएमके से बात कर रही है पर्दे के पीछे। द बीजेपी हैज ऑलरेडी अप्रोच द डीएमके प्रपोजिंग चेंजेस इन द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन बिल टू एड्रेस द पार्टीज कंसर्न। और जिस तरह से स्टैलिन साहब डीएमके चेंजेस चाहते थे एक देश एक चुनाव में, वो चेंजेस करके डीएमके को दिखाए जा रहे हैं कि साहब आपकी मर्जी के हिसाब से हम इसमें चेंजेस कर रहे हैं, मान जाइए हुजूर, साथ आ जाइए हमारे, वोट कर दीजिए और इस कानून को पास कर दीजिए। तो एक तरफ स्टैलिन साहब की मर्जी, डीएमके के मर्जी के मुताबिक चेंजेस कर रही है बीजेपी उस कानून में, एक देश एक चुनाव, और यही नहीं कर रही, उसको जल्दी जल्दी फाइनल कर रही है, उसका ड्राफ्ट फाइनल कर रही है। और वो इंडियन एक्सप्रेस लिखता है कि 39 मेंबर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी प्रपोज लेजिस्लेशन, और उसके जो चेयरमैन हैं उस कमेटी के, पीपी चौधरी, ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा, द लॉ विल बी अमेंडेड सून, वी आर मेकिंग गुड प्रोग्रेस। बहुत जल्दी ये कानून जो है हम ड्राफ्ट करने जा रहे हैं और जल्दी ये कानून बनेगा। कौन कह रहे हैं? पीपी चौधरी, कमेटी के चेयरमैन, संसदीय कमेटी के, जेपीसी के, कि बिल हम लाने जा रहे हैं। और किसकी मर्जी के मुताबिक चेंजेस हो रहे हैं? इन साहब के मुताबिक। कौन लिख रहा है? मैं नहीं कह रहा, देश का बड़ा अखबार इंडियन एक्सप्रेस। अगर खबरों पर यकीन किया जाए तो साहब डीएमके और बीजेपी की ये जो बातचीत है, ये चेन्नई में नहीं हो रही, ये बातचीत जो है वो दिल्ली में नहीं हो रही,
ये बातचीत कर्नाटक में एक हिल स्टेशन में हो रही, जहां पर डीएमके फैमिली भी थी और बीजेपी के बड़े नेता थे। पर्दे के पीछे बातचीत हो रही है और इस मामले पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए मैंने आज दक्षिण भारत से सीधे जोड़ा है आपके लिए राव साहब को। राव साहब जो है वो अब यूँ तो दक्षिण भारतीय हैं, तेलुगु बोलते हैं, तमिल बोलते हैं, कन्नड़ भी बोल लेते हैं थोड़ी थोड़ी। बैंगलोर से सीधे लाइव हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात, राजनीति की गहरी खबर रखते हैं, खुलकर बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं। सुनिएगा ज़रूर। और मैंने आज उनसे ये भी पूछा कि साहब नायडू साहब को क्या हो गया, वो तो योगा करने लगे, सांप सूंघ गया है, या फिर नायडू साहब ट्रैप में आ चुके हैं। और दोस्तों राव साहब के साथ अभिषेक कुमार भी होंगे, उनको भी ज़रूर सुनिएगा। राव साहब, आप तो इस वक्त बेंगलोर में हैं, उससे पहले तमिलनाडु में थे, उससे पहले आप आंध्र प्रदेश में थे। मैं एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ, दक्षिण भारत की राजनीति को आप इतने बरसों से देख रहे हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि हिंदी भी आप बोल लेते हैं। मैं जानना चाह रहा था कि स्टालिन और बीजेपी के बीच में पर्दे के पीछे जो बातचीत हो रही है, स्टालिन को फायदा क्या होगा, क्या मिलेगा उनको? क्या, चलिए मोदी जी को तो लाभ है कि 22 जो है वो एमपीज हैं डीएमके के पास लोकसभा में इस वक्त, जो राहुल गांधी की जगह अब अलग बैठ रहे हैं। स्टालिन क्यों चाहते हैं कि एक चुपचाप एक डील हो जाए पर्दे के पीछे मोदी के और अमित शाह के साथ? फायदा क्या है उनको? सर, आप कह रहे हैं कि डीएमके को क्या फायदा है? कभी कभी फायदे को देखा नहीं जाता, मजबूरियों को भी हम ध्यान रखना चाहिए। अगर कभी फायदा ना हो तो किसी मजबूरी के तहत कोई ना कोई समझौता करना पड़ता है। सर क्या है सर, सत्ता में 5 साल रहे, हर एक पार्टी चलाना हो तो कुछ ना कुछ करना पड़ता, पार्टी चलाना हो तो हर एक पार्टी के कुछ ना कुछ खामियां तो होती है। आजकल इलेक्शन इतना कॉस्टली हो गया कि आप कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है, और अब कुछ कर बैठते हैं तो ऊपर ईडी, सीबीआई, आईटी बैठे हुए हैं, मोदी के हाथ में हैं। तो फिर फायदा हो ना हो, लेकिन मजबूरियां हो जाती है सर। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर स्टालिन की पार्टी जो अब इंडिया अलायंस के बाहर आ गई है, और इंडिया अलायंस के बाहर और एनडीए के बाहर सबसे बड़ी पार्टी इस वक्त वो देश में, जो एक तरह से आप कह सकते हैं तटस्थ बैठी, 22 एमपी हैं। आप ये कह रहे हैं कि कुछ इश्यूज पर जिस पे डीएमके की सहमति बनेगी, हर बिल पर नहीं, जिन पर सहमति बनेगी उस पर बीजेपी को समर्थन देगी डीएमके, और बदले में ईडी छापा नहीं डालेगी, इनकम टैक्स जांच नहीं करेगा, सीबीआई का कोई लेना देना नहीं होगा, और जो विजय थलपति हैं उस पर भी प्रेशर होगा कि आप कोई सीआईडी की जांच ना खोल दिए। यानी एक प्रोटेक्शन दिया जाएगा, जैसे एक गुंडा मुंबई में बिल्डरों को प्रोटेक्शन देता है, इस तरह का प्रोटेक्शन। जी, आप कुछ भी समझिए, आप प्रोटेक्शन तो मिल जाएगा। मतलब कुछ ऐसे मुद्दे हैं जहां पर बीजेपी झुक नहीं सकती। मान लीजिए हिंदी का मुद्दा है, हिंदी को नहीं पड़ेगी। हाँ, वो तो नहीं पड़ेगी। और नॉर्थ इंडिया के डोमिनेशन में कुछ मुद्दे हैं, उस पे राजी नहीं होंगे। हाँ, डिलिमिटेशन मेन मुद्दा है। वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव में शायद डीएमके समर्थन कर दे, क्योंकि पहले चुनाव हो जाएगा, हो सकता है तमिलनाडु में दोबारा चुनाव का मौका मिले। अगर मान लीजिए वन नेशन वन इलेक्शन में तमिलनाडु को भी इंक्लूड किया जाए तो शायद उनको एक और चुनाव का मौका मिल जाएगा दिल्ली। नहीं तो मतलब 5 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब इस पे डिपेंड करता है कि तमिलनाडु में दोबारा चुनाव हो गए या नहीं। अगर तमिलनाडु में दोबारा चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन के तहत तमिलनाडु में दोबारा चुनाव होंगे तो हाँ करेंगे, कौन इनकार करेगा? हर एक पार्टी हाँ करेगी। समझ गया। आ रहा हूँ। एक आध नायडू को भी सवाल पूछने। अभिषेक ये बताइए, ये कह रहे हैं कि भाई डीएमके को फायदा, एक तो बता दिया कि सीबीआई ईडी सबका प्रोटेक्शन मिल जाएगा, कोई मतलब चैन की नींद स्टालिन सो सकते हैं, कोई आदमी जेल नहीं जाएगा, कोई छापा नहीं, और ये बहुत बड़ा चैन है एक बड़े नेता के लिए। मुझे बताइए कि क्या ऐसा हो सकता है कि जो ये कह रहे हैं कि तमिलनाडु में दोबारा चुनाव हो जाए, 2029 में फिर हो जाए, मतलब जिनका 2.5 साल का पीरियड बचा है दोबारा चुनाव हो सकता है? ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा कोई अमेंडमेंट टाइप का आ सकता है? दीपक जी, मई 2026 में तमिलनाडु की विधानसभा गठित हुई है, ठीक है, और लोकसभा जून 2029 में नई लोकसभा गठित होगी।
मतलब 3 साल 1 महीने बाद नई लोकसभा गठित होगी अगर मई से देखें तो। ये 37 महीने का कार्यकाल, किसी भी विधानसभा के लिए 60 महीने में अगर 37 महीने का कार्यकाल पूरा हो चुका, कहने का मतलब यह है कि तकरीबन 60% कार्यकाल पूरा हो चुका। उसके बाद वन नेशन वन इलेक्शन के फॉर्मूले के तहत उन्हीं राज्यों को लाया जाएगा जिनके शेष कार्यकाल 2.5 साल आधे से कम बचे हों। 3 साल 1 महीने पूरा करने का मतलब यह है कि 23 महीने आपके बचे हुए रह गए। तो जिनके कार्यकाल 2.5 साल से कम बचे रह गए, उन्हीं राज्यों को पहले चरण में लोकसभा के साथ चुनाव कराया जाएगा। पूरी तरह से लागू होते होते तो जो फॉर्मूला पहले ड्राफ्ट में आया था, जो पीपी चौधरी कमेटी है, जो पहला ड्राफ्ट आया था हम लोगों के सामने, उसमें तो यही आया था कि ये चरणबद्ध तरीके से फेज वाइज लागू किया जाएगा। तो पहले फेज में तो वो सारे राज्य निपटाए जाएंगे और तमिलनाडु निश्चित तौर पर उसमें आएगा। हो सकता है बीजेपी को अपना राज्य बंगाल भी उसके सहारे कुर्बान करना पड़े। चलिए, ये तो बात रही आपने तमिलनाडु की कि तमिलनाडु का दोबारा इलेक्शन हो सकता है। मान लीजिए उत्तर प्रदेश की स्थिति देखिए, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, पंजाब है, बड़े राज्य हैं। 2027 में चुनाव होना है, फरवरी मार्च में। तो क्या ये चुनाव फिर से 27 के बाद 29 में होंगे या 27 की जगह 29 तक इनको बढ़ा दिया जाएगा कार्यकाल? मतलब योगी जी बजाय 5 साल के 7 साल तक मुख्यमंत्री हो सकते हैं, 7 साल का टेन्योर हो सकता है। क्या ऐसा कोई कानूनी दांवपेच, इस तरह का कोई प्रोविजन, प्राविधान हो सकता है? देखिए, किसी भी विधानसभा या लोकसभा के कार्यकाल को कम करना तो उतना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है लेकिन उतना नहीं है। लेकिन कार्यकाल को एक्सटेंड करना, ये थोड़ा सा यहाँ पर संवैधानिक परिस्थितियां कुछ उल्टी होती हुई दिखाई देंगी। नहीं, लेकिन बिल में अगर ऐसा प्रोविजन हो एग्जीक्यूट करने के लिए, बिल में अगर इस तरह का प्रोविजन दिया जाएगा तो दूसरे राज्य भी डिमांड करेंगे, फिर हमारे ही राज्यों को विधानसभा को बढ़ाओ, 29 के बदले 34 तक ले जाओ। इस तरह की चीजें होंगी, लेकिन करने को तो ये कुछ भी कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में ये 2 साल के लिए चुनाव से ही बच जाए, ये कोशिशें भी करेंगे। लेकिन दिक्कत क्या है कि इससे भद ज्यादा पिटेगी, भद बहुत ज्यादा पिटेगी कार्यकाल बढ़ाने पर। ये बढ़ाने को बढ़ा सकते हैं, इंदिरा गांधी ने भी 7 साल की लोकसभा कर दी थी। ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया कि बिल लाना बड़ी बात है, डीएमके का सपोर्ट करना बड़ी बात है। अब किसका कार्यकाल कम होगा, किसका ज्यादा होगा, ये एक कानूनी दांवपेच है। जब वो बिल सामने आएगा तब हम लोग उस पर डिस्कस कर सकते हैं। एक चीज मुझे बताइए राव साहब, ये तो आपने कहा कि भाई अंडरस्टैंडिंग एक हो रही है, क्या कोई बातचीत, कोई मीटिंग स्टालिन के परिवार के बीच में या बीजेपी के किसी नेता के बीच में, कोई पर्दे के पीछे, किसी गेस्ट हाउस में, किसी होटल के कमरे में, किसी पिकनिक स्पॉट में, किसी कश्ती में, कहीं कोई बातचीत हो रही है? सांभर वड़ा चल रहा है, डोसा वोसा खा रहे हैं साथ में कि नहीं? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। बिल्कुल। सकलेशपुर एक है वेस्टर्न घाट्स में, कर्नाटक के वेस्टर्न घाट्स में एक हिल स्टेशन पड़ता है। वहां पर बीजेपी के और डीएमके के कुछ नेता मिलने के खबरें आ रही है, रूमर्स चल रही है। तो पुख्ता सबूत तो खबरें पेपर में तो नहीं छपे, लेकिन हम इनर सर्कल्स में बात चल रही है कि दोनों को जो है आउट ऑफ तमिलनाडु में, कर्नाटक में आके बात कर रहे हैं। और जो ताकि विजय के नजर में ना आए, कुछ ऐसे बातें तो चल रही है। और जो स्टेटमेंट्स है कांग्रेस के खिलाफ और बीजेपी के सहानुभूति में स्टालिन की ओर से, वो जो है ना इस रूमर को वजन देती है। ठीक है, ठीक है, सही बात है। थोड़ा सा बात आपकी बड़ी लॉजिकल है कि बजाय तमिलनाडु में मुलाकात करने के या दिल्ली में मुलाकात करने में, कर्नाटक के किसी पिकनिक स्पॉट पे, हिल स्टेशन पे, अच्छे माहौल के बीच बंद कमरे में बातचीत चुपचाप हो रही है। और वैसे भी जहाँ स्टेक्स इतने हाई हों, इस तरह की सेटिंग्स चलती रहती हैं। एक चीज़ मैं जानना चाह रहा था अभिषेक भाई, क्या डीएमके जो बीजेपी के आजकल बहुत कटु आलोचक है, क्या ऐसा हो सकता है कि डीएमके और बीजेपी में कोई एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए? क्योंकि अगर आप स्टालिन के फादर को देखें, करुणानिधि, तो करुणानिधि और वाजपेयी तो बहुत अच्छे दोस्त थे। अडवाणी जी, करुणानिधि, वाजपेयी, वो भी तो बीजेपी सरकार थी और बाकायदा सपोर्ट कर रहे थे करुणानिधि। क्या ऐसा हो सकता है कि आगे पीछे मोदी अमित शाह के साथ डीएमके फिर से जुड़ जाए बीजेपी के साथ? ऐसा आपको लगता है, या जो कुछ होगा पर्दे के पीछे होगा? दीपक जी, बोन ऑफ कंटेंशन है, अंग्रेजी में एक फ्रेज आता है जिसको कहते हैं विवाद की वजह, झगड़े की जड़। वो बोन ऑफ कंटेंशन तो बना हुआ था आपका डिलिमिटेशन का मुद्दा। चलिए, बीजेपी ने उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया, मान लीजिए
कि बीजेपी ने उसे ठंडे बस्ते में डाल ठीक दिया। है, डिलिमिटेशन, वन नेशन वन इलेक्शन, हाँ, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर वो आ गए ऊपर। आखिर एनडीए जब बना था, करुणानिधि आए थे, उस वक्त क्या था, राम मंदिर, समान नागरिक संहिता और धारा 370 को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। इन्होंने भी डाल दिया और वन नेशन वन इलेक्शन को पास करा दिया। तो इशू बेस्ड सपोर्ट, जिसे मुद्दा आधारित समर्थन कहते हैं, वो तो मिल ही सकता है। इस तरह की परिस्थितियां बन सकती है। खुल के साथ ना आए क्योंकि आपके राज्य का मिजाज अलग है, खुल के नहीं आ सकते, लेकिन खुलकर साथ ना आए, लेकिन हाँ अंडरस्टैंडिंग बनेगी जिसमें मोदी को भी फायदा हो, स्टालिन को भी फायदा हो, वोट बैंक और आइडियोलॉजी भी बरकरार रहे। एक चलते चलते भाई राव साहब, जरा नायडू बाबू के बारे में तो बता दीजिए। आजकल नायडू बाबू बड़े खामोश हैं, चुप हैं। जब से 20 सांसद मोदी जी ने टीएमसी से तोड़ लिए, जब से 6 सांसद उद्धव ठाकरे के तोड़ लिए, मोदी जी की संख्या बढ़ गई है। मोदी जी अब 318 पे पहुंच गए हैं। सुन रहे हैं कि शरद पवार की पार्टी भी तोड़ देंगे। तो क्या थोड़ा नायडू बाबू का मार्केट नीचे आया है? नायडू बाबू क्या अब किंग मेकर नहीं रहे? अब सिर्फ अब वो मोदी जी के भक्त होते जा रहे हैं? जिस दिन नीतीश बाबू चले गए बिहार से, उसी दिन नायडू का खेल खत्म हो गया और इस टेन्योर में तख्ता पलट का जो भी उम्मीदें रखे हैं वो पूरे खत्म हो गए। उसी दिन, जिस दिन नीतीश बाबू चले गए, उसी दिन खत्म हो गए। अभी तो कोई उम्मीद भी नहीं, ना केवल नायडू बाबू को, किसी और पार्टी को भी, शायद राहुल गांधी से लेकर हर एक अपोजिशन पार्टी को इस टेन्योर में तख्ता पलट का कोई स्कोप तो नहीं दिख रहा है। और सबसे बड़ी अहम स्टेटमेंट जो आई है वो अमित शाह का स्टेटमेंट है, जिन्होंने कहा कि हम दक्षिण भारत में आने वाले चुनाव में किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। आगामी चुनाव में दक्षिण भारत में किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। ये स्टेटमेंट जो है काफी चिंताजनक स्टेटमेंट है चंद्रबाबू नायडू के लिए। ओके, अभिषेक, नायडू बाबू क्या अब हाशिए पर हैं? किंग मेकर से अब वो आप कह सकते हैं कि जी सर, एक बात और जोड़ दूं इससे, अमित शाह ने इशारों में कह दिया, हमारे साथ मर्ज हो जाइए या हमारे खिलाफ खड़े हो जाइए। चंद्रबाबू नायडू को सीधा चेतावनी समझ लीजिए, इशारा समझ लीजिए, पार्टी मर्ज कीजिए, नहीं तो हमारे खिलाफ खड़े हो जाइए। ओ माय गॉड, तोड़ फोड़ की भाई सुनामी चल रही है इस वक्त। पता नहीं कौन किसको निगलता है। नीतीश बाबू का हाल आप देख ही रहे हैं, नायडू बाबू भी हाशिए पर हैं। भाई अभिषेक जी, आप भी सहमत हैं कि किंग मेकर अब किंग नहीं रहे, ना मेकर रहे ना किंग रहे, अब सिर्फ साथी हो गए मोदी जी के? नायडू बाबू को तो सब कुछ समझ में आ रहा है, क्योंकि 3 क्षेत्रीय छत्रप उनकी आंखों के सामने निपटा दिए गए। नवीन पटनायक से सिलसिला शुरू हुआ और नीतीश कुमार ममता बनर्जी तक आ गया। महाराष्ट्र में भले ही वो सत्ता में नहीं थे, मुख्यमंत्री नहीं थे, लेकिन छत्रप तो थे, उद्धव ठाकरे और शरद पवार। वहां दोनों एक तरह से मार्जिनलाइज कर दिए गए। अब चंद्रबाबू नायडू को यह साफ साफ दिख रहा है कि बगल में जो केसीआर का हाल हुआ, यहां पर उनका हाल कहीं वैसा ना हो जाए। तो चंद्रबाबू नायडू के सामने कैश 22 सिचुएशन है, वो कहां जाएं, कोई रास्ता भी नहीं निकल रहा। दिल्ली में पैसा देगी नहीं। घर की मुर्गी जैसा हाल है अब नायडू बाबू का मोदी जी की आंखों के सामने। घर की मुर्गी दाल बराबर। नायडू जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? तमाम ईडी सीबीआई की दोस्तों फाइलें खुली हैं, कहीं जा नहीं सकते। इसीलिए वो कह रहे हैं कि भाई अमित शाह ने तो यहाँ तक कह दिया कि मर्ज हो जाओ हमारे साथ, और या हिम्मत है तो हमारे सामने खड़े हो जाओ, ये कह दिया। तो नायडू बाबू बेचारे हाशिए पर आ गए। वैसाखी सब मोदी जी ने छोड़ दी, क्योंकि संख्या मोदी की अब 318 है, तोड़ फोड़ की बयार है। लेकिन हाँ, एक आदमी को हार कर फायदा हुआ है, वो मिस्टर स्टालिन है। और स्टालिन को फायदा इसलिए है क्योंकि उनके पास 22 सांसद हैं, और मोदी हमेशा संख्या बल पर नजर रखते हैं। संख्या बल में कहाँ नायडू के 16 और 22 इस वक्त स्टालिन के साथ। जी दीपक जी, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, सुनाई होगा आपने। तो स्टालिन हार कर जीते हैं, 22 सांसद हैं, कांग्रेस से अलग हो गए, इंडिया लाइन से अलग हो गए, कुछ खास मुद्दों पर मोदी की मदद करेंगे, इस तरह की बात राव साहब ने बताई, जो इस वक्त बेंगलोर में। और वहीं से थोड़ी दूर पर मीटिंग भी हुई थी डीएमके और बीजेपी के नेताओं की। देखते हैं दोस्तों क्या हो रहा है। लेकिन एक चीज़ है कि कहीं ना कहीं देश की जो राजनीति है वो बदल रही है। हाँ, चेहरे को ज़रूर बदल गए हैं, जिसमें नायडू से कहीं ज़्यादा पावरफुल अब स्टालिन हो जाएंगे। ये डिपेंड करेगा कि क्या वो खुलकर सपोर्ट देते हैं
या फिर इशू बेस्ड सपोर्ट देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भाई राव साहब आपका, आप आए हमारे साथ सीधे बेंगलोर से जुड़े। और अभिषेक आपका बहुत बहुत शुक्रिया।